Hello student. Today started chapter number 5 part 2 जुडिशरी न्यायपालिका या न्यायिक व्यवस्था। ठीक है, आज हम जिस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे वो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। लेकिन हम इससे पहले रिवाइज हो जाते हैं कि हमने पहले क्या पढ़ा था। हमने पहले पढ़ा था व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी का रोल क्या है, जुडिशरी के फंक्शन क्या है, वो क्या काम करती है। जैसे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, विवादों का निस्तारण करती है, जुडिशियल रिव्यू करती है, कानून का पुनर्वलोकन करती है, अपहोल्डिंग द लॉ का जो कानून है उनकी रक्षा करती है, एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स और मूल अधिकारों को लागू करवाती है। ये जुडिशरी के वर्क हैं। आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी, कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होती है, स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है। एक चीज़ याद रखना, जो गवर्नमेंट है उसको के 3 पार्ट हैं। नंबर 1 लेजिस्लेचर, नंबर 2 एग्जीक्यूटिव एंड नंबर 3 जुडिशरी। याद रखना, जुडिशरी में एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, इसलिए जो जुडिशरी है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंट बॉडी है, इंडिपेंडेंट है। उस पर किसी भी इंस्टीट्यूशन का इंटरफेयर नहीं होता है। इसलिए हमारे देश में, इंडिया में जो जुडिशरी है उसको इंडिपेंडेंट बॉडी बनाया गया है। तो आज का हमारा जो डिस्कस का पॉइंट है वो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। देखिए, इसको हम एक स्लाइड्स के आधार पर देखते हैं। यहाँ देखिए, व्हाट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी। देखिए, द अदर ब्रांचेज ऑफ द स्टेट लाइक द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव कैन नॉट इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ जुडिशरी। कि राज्य की कोई सी भी शाखा, चाहे वो विधायिका हो, लेजिस्लेचर हो, चाहे एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका हो, वो न्यायपालिका के कार्यों में इंटरफेयर, हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। दिस इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी की सबसे मुख्य विशेषता है कि लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव नॉट इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ जुडिशरी। सेकेंड पॉइंट है, द कोर्ट आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट एंड डू नॉट एक्ट ऑन देयर बिहाफ। कि जो भी कोर्ट्स होती है वो गवर्नमेंट के अधीन नहीं होती है, गवर्नमेंट के अंतर्गत नहीं आती है और डू नॉट एक्ट ऑन देयर बिहाफ, और अपनी ओर से कोई कार्रवाई नहीं करती। कहने का अर्थ है कि गवर्नमेंट सरकार की कोई बॉडी नहीं होती है, इसलिए जजों को कभी भी सरकारी कर्मचारी नहीं कहा जाता है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने का मतलब है वो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, इसलिए जजेज कभी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होते हैं। ये इंडिपेंडेंट अथॉरिटी के अंतर्गत आते हैं, जिसका जो सुप्रीम बॉडी है वो स्वयं हाई कोर्ट्स होती है और उसके जो चीफ जस्टिस हैं वो होते हैं। All judges in the High Court as well as the Supreme Court are appointed with very little interference from other branches of the government. जो हाई कोर्ट्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट्स हैं, उनके जो जज हैं, उनकी जो नियुक्तियां हैं, उनका जो अपॉइंटमेंट है, उनमें सरकार का बहुत कम इंटरफेरेंस होता है। सरकार के द्वारा ही इनकी लिस्ट साइन की जाती है, इनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है सरकार, लेकिन उनका जो इंटरफेरेंस होता है गवर्नमेंट का वो सबसे कम होता है, बहुत कम होता है। क्योंकि जो चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स के, उनके द्वारा जिन व्यक्तियों को जिनको जज बनाना होता है उनकी लिस्ट तैयार की जाती है, वो सरकार के पास जाती है, सरकार के द्वारा वह लिस्ट प्रेसिडेंट के पास जाती है और प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा उनको अपॉइंट किया जाता है। इसलिए सरकार का सिर्फ इतना सा रोल है कि वो लिस्ट वो सरकार को भेज देते हैं। सरकार का सिर्फ इतना रोल है कि वो लिस्ट वो राष्ट्रपति को
भेज देते हैं, प्रेसिडेंट को भेज देते हैं। अगला है आफ्टर अपॉइंटमेंट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव ए जज। ध्यान रखना ना, जैसे ही जजों का अपॉइंटमेंट हो जाता है उसके बाद उनको हटाना बहुत कठिन है। इसलिए कठिन है क्योंकि जजों को एक सामान्य एक जनरल प्रोसेस से नहीं हटाया जा सकता। उनके लिए एक विशेष प्रोसेस होता है, स्पेशल प्रोसेस होता है, उसको इम्पीचमेंट प्रोसेस कहते हैं, महाभियोग प्रक्रिया कहते हैं, जो केवल पार्लियामेंट में चलती है। और पार्लियामेंट में भी वो इम्पीचमेंट प्रोसेस 3/4 मेजॉरिटी से पास की जाती है, तभी किसी जज को उसके पोस्ट से रिमूव किया जा सकता है। इसलिए याद रखना, अपॉइंटमेंट के बाद किसी जज को हटाना बहुत मुश्किल है। हाँ, उसका टर्म पूरा हो जाए जब तो कोई दिक्कत नहीं है, टर्म के बाद तो उसको हटना पड़ेगा, लेकिन बीच मध्य टर्म में, मिड टर्म में उसको हटाना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट है, इट इज़ द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी दैट अलाउज द कोर्ट टू प्ले ए सेंट्रल रोल इन एंश्योरिंग दैट देयर इज नो मिसयूज ऑफ पावर बाय द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। देखिए, इसमें क्या है कि जो जुडिशरी है उसकी इंडिपेंडेंस सबसे बड़ी शक्ति होती है। किसके पास? जुडिशरी के पास। उसके द्वारा वो क्या करती है? द कोर्ट टू प्ले सेंट्रल रोल इन एंश्योरिंग दैट देयर इज नो मिसयूज ऑफ द पावर बाय द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। इसके आधार पर वो विधायिका जो लेजिस्लेचर है और कार्यपालिका जो एग्जीक्यूटिव है द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोका जा सकता है, रोक सकती है। यानी इंडिपेंडेंट जुडिशरी के द्वारा जुडिशरी यानी कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो पावर्स का मिसयूज किया जाता है उनको रोका जा सकता है। याद जैसे कोई सरकार ने कोई कानून बना दिया, लेजिस्लेचर ने कोई कानून बना दिया और वो मतलब कहने का अर्थ है वो वेलफेयर के लिए नहीं है, लोगों के द्वारा उसका विरोध किया जा रहा है, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो ऐसे स्थिति में कोर्ट्स के द्वारा उस कानून को, उस एक्ट को जो गवर्नमेंट ने बनाया, जो लेजिस्लेचर ने बनाया है, उसको नल एंड अवॉइड किया जा सकता है, उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। तो इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी की ये सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि अगर ये जुडिशरी गवर्नमेंट के अधीन होती, उसके अंडर आती, तो वो कर ही नहीं सकती थी ऐसा कार्य, क्योंकि गवर्नमेंट के अधीन कोई बॉडी गवर्नमेंट के वर्क्स के अगेंस्ट नहीं जा सकती है। अगला है, इट ऑल्सो प्लेज ए क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन बिकॉज एनीवन कैन अप्रोच द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट देयर राइट्स हैव बीन वायलेटेड। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का सबसे मेन जो फंक्शन है वो फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्ट करना है। इसमें क्या है कि न्यायपालिका देश के नागरिकों के जो मौलिक अधिकारों हैं उनकी रक्षा में भी मेन रोल निभाती है, क्रूशियल रोल निभाती है, क्योंकि बिकॉज एनीवन कैन अप्रोच द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट देयर राइट्स हैव बीन वायलेटेड। क्योंकि अगर किसी को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वो कोर्ट जा सकता है और कोर्ट उसके फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करेगी, जो आर्टिकल 12 से 35 में कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी की ये सबसे मुख्य विशेषता है। अगला पॉइंट है, व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया, कि भारत में कोर्ट्स का स्ट्रक्चर क्या है। एक बार हम इसको बुक में देख लेते हैं। देखिए, ये पॉइंट है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया, कि क्या स्ट्रक्चर है, लेकिन बुक में सही तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है। यहाँ एक केस के बारे में बताया गया है जिसके बारे में हम कभी ऑफलाइन क्लासेज होगी तो उसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से डिस्कस कर पाएंगे, लेकिन हम इससे पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं कि कोर्ट्स का स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, कोर्ट्स के स्ट्रक्चर को हम एक स्लाइड से देखते हैं।
देखिए ये है स्ट्रक्चर। सबसे ऊपर यानी सबसे अपर लेवल पर जो कोर्ट होती है उसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। ये अपेक्स कोर्ट होती है, मुख्य कोर्ट होती है, सबसे प्रधान कोर्ट होती है, सबसे बड़ी कोर्ट होती है। इन इंडिया एट न्यू दिल्ली, जो न्यू दिल्ली में स्थित है। सबसे ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट। कहाँ है? न्यू दिल्ली में। इसके नीचे हाई कोर्ट्स होती हैं। हाईएस्ट कोर्ट्स इन स्टेट एंड यूटी लेवल, यानी जो स्टेट्स में होती है और जो टेरिटरी होती है, यूनियन टेरिटरीज होती है, उनमें हाई कोर्ट्स होती है। देयर आर 24 हाई कोर्ट इन इंडिया, लेकिन इस समय 25 हाई कोर्ट्स है। ये पुराना है डाटा, आजकल 25 हाई कोर्ट्स है। इसकी जगह आप 5 लिख लेना, 24 की जगह क्या लिखना है? 25, क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 2 हाई कोर्ट्स इस्टेब्लिश की गई है। पहले एक ही थी, अब 2 कर दी गई है। ऑलमोस्ट वन ऑफ द एवरी स्टेट एंड यूटी, और प्रत्येक राज्य और यूटी में एक होती है। इसके नीचे हाई कोर्ट्स के नीचे होती है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स, जनरली 1 इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड मेट्रोपॉलिटन एरियाज। हर ज़िले में एक डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट्स होती है। तो हमारा क्रम हो गया कि सबसे अपर लेवल पर कौन है? सुप्रीम कोर्ट, और लोअर लेवल पर कौन है? डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट्स। डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट्स में सिविल जज बैठते हैं और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बैठते हैं। यहाँ देखिए, देयर आर 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट इन आवर कंट्री। नंबर 1 पर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सेकंड पे है हाई कोर्ट ऑफ स्टेट्स, राज्यों की हाई कोर्ट्स, और थर्ड पे है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। सबसे पहला पॉइंट देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इट इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। कहाँ लोकेटेड है ये? न्यू दिल्ली में। एंड इज प्रेसाइडेड ओवर बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। द डिसीजंस made by the Supreme Court are binding on all other courts in India। देखिए, इसकी अध्यक्षता करता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे बड़े जज होते हैं उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, CJI। एंड द डिसीजंस मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन द ऑल अदर कोर्ट्स। और जो सर्वोच्च न्यायालय के जो डिसीजंस हैं वो भारत की सभी जो कोर्ट्स हैं उनके लिए बाध्यकारी है, बाइंडिंग है। उनको इसके डिसीजंस को मानना पड़ता है, वो इसकी अवहेलना नहीं कर सकते, अन्यथा कंट हो जाता है, कानून का अनादर हो जाता है, कानून अवहेलना हो जाती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट्स के डिसीजंस को लोअर कोर्ट्स को मानने पड़ते हैं। सेकंड पे है हाई कोर्ट ऑफ स्टेट्स, जो हर यूटी में, हर स्टेट्स में होती है। 25 हाई कोर्ट्स है इंडिया में इस समय। ईच स्टेट हैज ए हाई कोर्ट विच इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द स्टेट। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है जो राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है, हाईएस्ट कोर्ट होती है, यानी सर्वोच्च न्यायालय होता है। कहने का अर्थ यह है कि राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय हाई कोर्ट होता है। और कितने होते हैं? 25। इसमें भी CJ बैठता है, चीफ जस्टिस बैठता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अगला है सबॉर्डिनेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। थर्ड पॉइंट है हमारा सबॉर्डिनेट, यानी अधीनस्थ या जिला अदालतें, जिला कोर्ट्स जो सबसे निचले स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं। दीज कोर्ट्स एट द डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है और तहसील लेवल है, इन पर ये कोर्ट्स होते हैं। गांव में भी होते हैं जैसे म्युनिसिपल कोर्ट्स वगैरह। एंड प्रेसाइडेड ओवर बाय ए डिस्ट्रिक्ट जज, और किसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा। लो लेवल पर कहीं है, डिस्ट्रिक्ट के नीचे काफ़ी कोर्ट्स होती हैं, जैसे ADJ कोर्ट्स होती है, म्युनिसिपल कोर्ट्स होती है, चीफ जुडिशियल कोर्ट्स होती हैं, काफ़ी कोर्ट्स होती हैं। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है वो होती है डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट के बाद तहसील लेवल पर फिर छोटी कोर्ट्स, म्युनिसिपल कोर्ट्स होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द डिसीजन मेड बाय हायर कोर्ट्स आर बाइंडिंग ऑन लोअर कोर्ट्स। जो उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय हैं वो लोअर कोर्ट्स पर बाध्यकारी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ए पर्सन कैन अपील। सबसे इम्पोर्टेंट है ये, याद रखना। ए पर्सन कैन अपील टू ए हायर कोर्ट इफ दे बिलीव दैट द जजमेंट पास्ड बाय द लोअर कोर्ट इज नॉट जस्ट थ्रू द अपीलेट सिस्टम।
एक व्यक्ति उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है यदि वह मानता है कि निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय से वह क्या नहीं है, संतुष्ट नहीं है। ए पर्सन कैन अपील टू ए हायर कोर्ट इफ दे बिलीव, उसे विश्वास है कि देट द जजमेंट पास्ड बाय द लोअर कोर्ट इज नॉट जस्ट, कि वो जो निर्णय दिया गया है किसके द्वारा, न्यायालय के द्वारा, वो पूर्ण नहीं है, उससे वह संतुष्ट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उस निर्णय के विरुद्ध, उस जजमेंट के अगेंस्ट वह हायर कोर्ट में अपील कर सकता है। इसी को अपीलेट सिस्टम कहते हैं। समझ गए? लोअर कोर्ट्स के जजमेंट की अपील कहाँ की जाएगी? हायर कोर्ट्स में। जैसे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में कोई जजमेंट हुआ तो उसकी अपील कहाँ होगी? हायर कोर्ट में। और हायर कोर्ट्स की अपील कहाँ होगी? सुप्रीम कोर्ट्स में। यदि आप उस जजमेंट से संतुष्ट नहीं हैं, उस जजमेंट को आपके द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, स्वीकार नहीं किया जा रहा, आप लगता है कि ये जजमेंट हुआ है वो रॉन्ग हुआ है, गलत हुआ, तो ऐसी स्थिति में आप हायर कोर्ट्स में अपील कर सकते हैं। इस सिस्टम को अपीलेट सिस्टम। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंस ब्रांचेज ऑफ द लीगल सिस्टम। लीगल सिस्टम की डिफरेंट ब्रांचेज क्या होती है, कौन कौन सी ब्रांच होती है, कौन कौन सी शाखाएं होती है जिसके अंतर्गत केसों को उसमें क्लासिफाइड किया गया है, जैसे क्रिमिनल लॉज, सिविल लॉज। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।